प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग लगातार एक ही डिमांड कर रहे थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक ऐसा वीडियो लेकर आइए जिसके अनुसार हम पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर है उस पर अच्छे नंबर अचीव कर पाएँ। तो बस आपको अब टेंशन नहीं लेना, आज का ये लॉन्ग वीडियो आपके सामने आ चुका है और आज की इस क्लास में हम लोग प्यारे दोस्तों सेक्शन सी जो आपका है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रामर पोर्शन, तो इसको हम लोग पूरा भाई कंप्लीट समझने वाले हैं। और क्लास 12th में अगर बात करें तो जो ये पोर्शन है भाई 25 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, याद रखना। तो 25 नंबर आप समझ सकते हैं काफी यार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भाई क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा उस पर नजर आप डाल लो, फिर उसके बाद हम लोग इस मजेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज के इस वीडियो में हमारा होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि 2 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे सिंथेसिस को, है ना, इसको संश्लेषण बोलते हैं और करेंगे कैसे वो सब इस वीडियो में जानेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि भैया मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक आएगा, उसका आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझेंगे, जिससे कि अगर आपके सामने आ जाएगा जब बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन तो उसको आप कर लेंगे। ऐसे ही देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है वो भी हम जानेंगे। 2 नंबर के टॉपिक रहते हैं, सिंटैक्स हो गया, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो देखो 2 नंबर का ये भी रहेगा। तो इसमें मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट 20 वर्ड अभी इस वीडियो में बताऊंगा तीनों से, जिसको अगर आप पढ़ लोगे तो ये 2 नंबर तीनों का मतलब 6 नंबर ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई होमोफोन्स यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक होगा आइडियम्स एंड फ्रेजल्स वर्ब, जिसे बोलते हैं आप वाक्यांश या मुहावरे, है ना, हिंदी में जैसे मुहावरे पढ़ते हैं वो होता है। ट्रांसलेशन भी हम आपको कराएंगे हिंदी से, जो आपका पैसेज रहता है इंग्लिश में करने के लिए 5 नंबर का ये टॉपिक आता है। तो चलिए ये इतने सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस मजेदार क्लास को। आप लोग अपना काम कर दीजिएगा, जो भी आपको करना आपको पता है, सब्सक्राइब लाइक जो भी है। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला देखो तो सबसे पहला भाई नरेशन। देखो नरेशन जो है बोर्ड एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में। कितने आएंगे भैया? 2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, मतलब अटेंड करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस टाइप से रहेगा, दिया है पहला प्रश्न, कह रहा है कि ही सेड, फिर कॉमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई बुक्स, और फिर क्या भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो इसके लिए बहुत देखो सिंपल सा रूल बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि पूरे ग्रामर के रूल्स पता नहीं है। अब भाई मान लो कि अभी तक आपने ग्रामर पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि यार आप 1 महीने में पूरा ग्रामर तो देखो कंप्लीट कर नहीं पाओगे, है ना, कैसे भी हो। क्योंकि अगर आप ग्रामर में भाई लग जाओगे तो ये तो छोटा नंबर है, लेकिन आप उधर का जो और सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स के ले लो, केमिस्ट्री के ले लो, हिंदी के ले लो, बायोलॉजी या मैथ जो भी है, तो भाई उधर का आपका देखो ये जो है चीजें जो है खराब हो जाएंगी। तो इसलिए सिंपल सा इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि नंबर आपके आ जाएंगे। जैसे क्या है, ही सेड, फिर इसके बाद क्या है, दिस इज माई बुक्स। तो इसमें जैसे सिंपल सा वाक्य है आपका, उसने कहा कि यह मेरी बुक्स हैं या किताब हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहां से बनाना स्टार्ट करना है। तो सिंपल से लिखेंगे यहां पर ही, और भाई सेड है, सेड आप लगा दो ऐसे ही सेड। फिर आपको बता रहा हूं कि अब जब सिंपल सेंटेंस है तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इनको हटा करके क्या लगाना है? दैट लगा देना है, ठीक है ना, दैट, इन वाक्यों को जोड़ने के लिए। फिर आपका दिस है, ये आपका सब्जेक्ट ही के अनुसार यहां पर ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपको दैट लगा देना, जिसको मतलब दैट में यहां पर भी इसको चेंज कर देना, सॉरी THAT ऐसे करके AT, ये भी दैट है, ठीक है ना। ही सेड दैट, ये दैट जोड़ने के लिए है, और ये दैट जो है आपका इसको चेंज किया गया दिस को, ठीक है ना। तो दैट इज को भाई वाज में कर देंगे, यानी कि ये जो प्रेजेंट का वो आपका पास्ट में चला जाएगा। तो वाज, और फिर क्या भाई हिज बुक्स, माई को हिज में, हिज बुक्स ऐसे कर देना है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका चेंज है, मतलब ही सेड दैट वाज हिज बुक्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप और देख लो, यहाँ पर 1-2 वाक्यों को जब आप करोगे थोड़ा थोड़ा सा तो समझ में आएगा कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी अगर आप सोचोगे कि भाई कोई पूरा का पूरा रूल्स रटा दे तो ऐसा देखो पॉसिबल है नहीं। आप अगर शुरू से बेसिक तरीके से पढ़े होंगे तो भाई आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं नंबर आपको दिलाने का यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब नंबर आप ले आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर देखो दिया गया ही सेड, फिर कॉमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, है ना, तुम क्या है भाई एक छात्र हो। उसने कहा, तो देखो
आप क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका, यहाँ पर पहले लिखना ही सैड, और फिर मैंने क्या बताया था, इनको हटाने के लिए यहाँ पर दैट जोड़ दो, ठीक है, ही सैड दैट, और फिर क्या है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। तो अब यहाँ पर इसको क्या भाई, आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो भी इसमें चेंज करने का तरीका है, तो यू को कहे में बदल देना है आपको ही में। तो जब आप इसको ही में बदल दोगे तो ये भी आपका देखो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में पहुंचेगा, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में। तो यहाँ पर ही के बाद यहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है ना, वाज, क्योंकि भाई ही क्या है आपका एक किसी एक व्यक्ति के लिए बोला गया है ही, है ना, किसी एक के लिए, तो फिर यहाँ पर वाज ही लगेगा, है ना, एक वचन में। तो वाज ए स्टूडेंट, यही तरीका आपको करना है, मतलब आगे का पूरा इस तरीके से लिख देना, ही वाज ए स्टूडेंट, ठीक है। बस इस तरीके से ये आपका सेकंड वाला बन गया। फर्स्ट सेकंड ऐसे कंप्लीट हो गए। अगले वाक्य को भी आप देख लो यहाँ पर, जैसे कि आपका नंबर 3 कह रहा है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि जो सूरज है भाई, सूर्य है वो कहाँ पर, पश्चिम में अस्त होता है। तो भाई ये सत्य है ना, टीचर ने क्या कहा कि जो सूरज है वो पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर समझिएगा, सिंपल तरीके हैं, बहुत ही आसान से, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो टीचर ने भाई यहाँ पर बिल्कुल सत्य कहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर सैड। अब वही तरीका भाई यहाँ पर भी, सैड के बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट, है ना, दैट। तो द टीचर सैड दैट, अब इसके बाद पूरा का पूरा कुछ नहीं बदलना, सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा उतार देना है। मतलब ऐसे भी देखो वाक्य आ जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, तो इसमें दैट को जोड़ने के लिए सिर्फ लिखना है, बाकी का पूरा उतार दो आप लोग यहाँ पर, द सन, ठीक है, सन सेट्स इन द वेस्ट, भाई इसमें क्या ही आप चेंज करोगे, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, बस इतना ही है, टीचर ने बिल्कुल सही कहा। तो ये आपका बन गया इसका वाक्य, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देख लो, अगला दिया गया है, माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको लिखना है माई मदर सेड, मतलब ज़्यादातर इनको नरेशन में आपको दैट का यूज करना है, ये चीज़ याद रखना। मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूरा सही तरीके से नहीं भी मरा है तो आप दैट लगा के जोड़ना, ठीक है ना, वाक्यों को। सैड दैट यहाँ पर लगा दो, इसके बाद देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए दैट, मैन इज मॉर्टल, तो बस इसको आप उस तरीके से लिख दो, मैन इज मॉर्टल, ठीक है ना, ये बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक और है, 5वां नंबर, इसको देख लो। 5वें में क्या कह रहा भाई, यहाँ पर कह रहा कि ही सेड टू मी, उसने क्या कहा मुझसे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुम यस्टरडे मतलब क्या होता है, तुम्हारो मतलब होता है आने वाला कल, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, तुमने कल बीते हुए कल में क्या किया, है ना, बीते हुए कल पर क्या किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूछ रहा है कोई, मतलब अगले पर्सन से पूछा जा रहा है। तो भाई अब यहाँ पर थोड़ा आप इतना तो समझ गए होंगे, कोई किसी से क्वेश्चन करा और यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा है आपके सामने, है ना, तो कोई पूछ रहा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही सैड, सैड को बदल देना है आपको, क्या बदलना है, ही आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछना या क्वेश्चन करना, है ना, तो आस्क्ड में चेंज कर देना इसको। तो ही आस्क्ड मी को आप वैसे लिख दो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। एंड यहाँ पर देखो अब जब आस्क्ड आप लगा दिए तो अब यहाँ पर दैट आपको नहीं लगाना, तो क्या करना भाई, यहाँ पर व्हाट है ना, तो लिखेंगे व्हाट यू को कर दो, आई डिड टू द एस्टरडे को देखो चेंज किया जाता है प्रीवियस डे में, आप इसके रूल्स को बुक में थोड़ा देखना। एस्टरडे को प्रीवियस डे, और जैसे टुमारो आ गया तो उसको नेक्स्ट डे लिखा जाता है, ठीक है। तो एस्टरडे है तो इसको लिखेंगे प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे। ये देखो इस तरीके से बदल जाएगा वाक्य, ही आस्क्ड मी व्हाट आई डिड टू द प्रीवियस डे, तुमने कल बीते हुए कल में क्या किया या क्या किए थे, ठीक है। ऐसे आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली के कम से कम 4 वाक्य ही बनाओगे तो आराम से जो आपका नरेशन वाला ये पोर्शन है ना, ये आप लोग कर लोगे। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट पोर्शन इसमें भाई आता है आपका जो कि है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना या जोड़ना। भाई देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, सिंथेसिस वाले पोर्शन में एक बार समझना अच्छे से, आराम से आप इसको कर लोगे, कोई दिक्कत आपको जो है इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। और दिक्कत आपको आएगी तो मैं आपको सारी चीजें देखो यहाँ पर क्लियर भी करता हूँ। देखो इसमें क्या है, जैसे कि एक वाक्य दिया है पहला, सिंथेसिस को मैंने बता दिया कि संश्लेषण ही होता है इसका मतलब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। यहाँ पर देखो कामा लगा है ना,
कह सकते हैं पूर्विदाम। तो ये एक वाक्य है पहला वाला, कह रहा है कि सूरज पूरब में क्या होता है, राइज यानी उदय होता है, सूरज का निकलता है। एंड दिस इज फैक्ट, कह रहा है यह एक तथ्य है। तो भाई दो वाक्य है ना अलग अलग, अब इन दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बना देना है, यही होता है सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहना, आपको यहाँ पर सारा डाउट क्लियर कराऊंगा मैं, और आपके सामने वाक्यों को भी बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखना है, पहले क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले वाक्य को पहले लाएंगे, मतलब दिस इज ए फैक्ट, हम लिखेंगे यह तथ्य है। भाई तथ्य क्या है, तो देखिएगा यहां से, दिस इज मतलब आपका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ लगभग सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपका इन वर्डों का तरीका रखने का बदल जाता है। तो दिस इज फैक्ट दैट द सन मतलब सूरज, है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस RIES राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें भाई क्या फर्क है, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। पहले में बताया गया था कि सूरज पूर्व में क्या होता है, पूर्व में उदित होता है या उदय होता है सूरज का। दिस इज फैक्ट, यह एक तथ्य है। और इसमें क्या बताया गया, यह एक तथ्य है कि सूरज पूर्व में उदय होता है। बस दोनों का देखो अर्थ कहने का मतलब एक ही है, बस दोनों को हम क्या किए, यहाँ पर कॉमा था और दोनों वाक्य अलग थे, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को मिला करके हम लोग एक वाक्य बना दिए, ये होता है सिंथेसिस, ठीक है ना। यही आपको करना होता है। जैसे दूसरा वाला देख लो, सेकंड में कह रहा है कि सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो देखो इसको भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, चलिएगा देखिएगा, ध्यान समझना है। सी इज रिच, वह क्या भाई अमीर है, तो लिखेंगे सी इज क्या है, रिच है, अमीर है, सी इज रिच। अब इनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, येट का प्रयोग कर देना। सी इज रिच येट सी इज नॉट हैप्पी, येट सी इज नॉट हैप्पी, बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, समझ में आ गया। सी इज क्या है, रिच मतलब वह अमीर है, येट सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर तो है लेकिन क्या है, खुश नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड बन गया। ऐसे करना होता है, मतलब यहाँ पर जैसे आपका बीच से दो वाक्य बने हैं, उनको मिलाकर एक कर दो, बन गया भैया सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे ही आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला, देखिएगा इसमें कह रहा है कि ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा, ही कैन नॉट रन फास्ट, और वह तेज नहीं दौड़ सकता। भाई कोई मोटा व्यक्ति होता है वह तेज कहाँ दौड़ पाता है, आप समझदार हैं, खुद ही समझते हैं। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे भैया, बोलेंगे ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, तो हाँ बिल्कुल ईजी है, क्योंकि भाई दोनों को मिलाकर लिख देना है ना। मैंने आपसे बताया भी है कि भाई दोनों को मिलाकर लिख दो, समझ लो कि आपका काम हो गया। तो देखो इसको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आप कि मतलब मोटा, तो पहले क्या करेंगे, सी इज सॉरी ही लगा है, सी नहीं है, किसी पर्सन के बारे में बोला गया ना। तो यहाँ पर लिखना है ही इज टू फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे है ना। तो भाई लिखेंगे यहाँ पर देखना, ही इज टू, ठीक है, T वाला, टू फैट, ही इज टू फैट। एंड यहाँ पर ही को हटा करके आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से वाक्य अलग हो रहा है ना, तो इसको जोड़ने के लिए आप लगाएंगे टू TO वाला, ठीक है ना। ही इज टू फैट, वो बहुत मोटा है, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। तो बस इतना सा आपको करना, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा मोटा है और वह दौड़ नहीं सकता, बस इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला वाक्य देखो, एक दिया गया है, द थीप सा द पुलिसमैन, फिर यहाँ से देखो आपका वाक्य खत्म है, द रन अवे, यानी रन भी कह सकते हैं। तो देखो थीप का मतलब होता है चोर, तो यहाँ पर बताया गया कि चोर ने किसको देखा भाई, पुलिसमैन यानी पुलिस वालों को देखा। फिर क्या हुआ, द रन अवे, वह बहुत तेज भाग गया, या बोले तो वो भाग गया, ठीक है। तो इसका देखो बहुत सिंपल सा आप बनाएंगे कि क्या हुआ, चोर ने देखा, किसने देखा था भाई, चोर ने, किसको देखा था, तो पुलिस को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इसका सेंटेंस जब बनाएंगे, लिखेंगे ऑन सीइंग द पुलिस
मैन ऑन सेइंग द पुलिसमैन, ठीक है ना। द थीप, किसने देखा था भाई, थीप यानी चोर ने, द थीप ऑन सेइंग द पुलिसमैन द थीप, इसके बाद लिखेंगे रन अवे, सिंपल से कर देना, ऑन सेइंग द पुलिसमैन द थीप रन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस वालों को देखा क्या वो भाई रन अवे, भाग गया, है ना। तो यहाँ पर लिख देना है इसके बाद थीप रन अवे, है ना, रन अवे, बस सिंपल है, ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीप रन अवे, खत्म ना। तो बस इस तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है ना। तो सिंथेसिस पे आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ऐसे ही भाई 5वां नंबर एक क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि रीता, यहाँ पर रीता फाउंड हर पेन द वाज लॉस्ट, यानी कि रीता को उसका खोया हुआ क्या मिल गया, पेन मिल गया, ठीक है। क्या बताया गया है, रीता को खोया हुआ उसका क्या मिल गया, पेन मिल गया। तो देखिएगा यहाँ से इसको क्या करना, रीता क्या भाई एक नाम है, तो इसको बनाने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे रीता, रीता, ठीक है, फाउंड, फाउंड मतलब प्राप्त होना या मिल जाना, ठीक है ना। तो रीता फाउंड हर पेन, हर पेन यानी उसका पेन, द वाज लॉस्ट जो कि खो गया था। तो यहाँ पर लिखना रीता फाउंड हर पेन, सॉरी यहाँ पर हर पेन के बाद पेन नहीं डायरेक्ट लिखना, हर लॉस्ट पेन, दवाज को हटा दो, ठीक है, इसको हटा देना है आपको। यहाँ पर लिखने के बाद, हर लिखने के बाद लॉस्ट पेन लिखो। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, लॉस्ट पेन, यानी कि इसका मतलब निकला रीता फाउंड हर पेन हर लॉस्ट पेन, मतलब कि रीता को उसका खोया हुआ पेन मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया, मतलब दवाज इसमें हट गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, दोनों वाक्यों को जोड़ करके बन गया आपका क्या, सिंथेसिस, यानी कि आपका बोले तो संश्लेषण, ठीक है। ये होता है सिंथेसिस में। इस तरीके से करने के आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई एक आपको करना रहेगा उनमें से, ठीक है। तो क्लियर है ये टॉपिक भी आपका। अब चलिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि आपका होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है भाई, यहां पर वाक्य के सामने लिखा रहेगा कि आपको क्या आखिरकार चेंज करना है, मतलब किस में बदलना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के ही सामने डायरेक्ट लिखा रहेगा कि आपको बदलना किस में है। जैसे कि आपके सामने वाक्य दिया गया है, आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे भरोसा है कि वह क्या है, ईमानदार है। भाई सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ब्रैकेट के सामने यहां पर लिखा गया, ठीक है। ये क्या सिंपल लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है इस वाले वाक्य का, ठीक है ना। तो अब यहां पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आई एम सर्टेन दैट, तो यहां पर हमें पता है कि वह ईमानदार है, तो इसको क्या करना है भाई, पूर्ण रूप से ईमानदार बना दीजिए आप लोग, सिंपल सा हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको, देखो यहां से आपको आंसर देना है, इसका आंसर में लिखना ही इज सर्टेनली यानी पूर्ण रूप से हो गया भाई, सर्टेनली ऑनेस्ट, बस ही इज सर्टेनली ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है ही। तो भाई इसमें हम बना दिए छोटा सा सिंपल सा वाक्य, ठीक है, ये इसका बन जाएगा। ऐसे ही आ जाओ अगले पर आओ, ही गेव मी ₹1, उसने मुझे ₹1 दिया। भाई इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। देखो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है आपके ब्रैकेट के सामने जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के सामने जो लिखा रहेगा उसी में चेंज करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। तो ही गेव मी ₹1, इसको क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है भाई, आपको पता है पैसिव वॉइस के रूल क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए इसका हम लोग पैसिव वॉइस देखिए बनाते हैं। मैंने कहा आपसे कि ऑब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ₹1 आपका क्या है भाई, इसमें सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर आपका आएगा, इसमें देखिए आंसर ₹rupees, और फिर क्या है यहाँ पर देखो, आपको पता है उसने क्या किया था, ही गेव मी, उसने क्या किया भाई ₹1 दिया, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, हमेशा आपको पता है जो पैसिव वॉइस बनता है वो आपका पहुंच जाता है भाई पास्ट में। तो इसमें आप जब करेंगे तो ₹1 वाज करेंगे, वाज, और भाई इसका गिव का गेव जो है इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो गिव गेव गिवेन होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे आप गिवेन, ठीक है, गिवेन। तो ₹1 वाज गिवेन मी, ठीक है, मी बाई किसके द्वारा किया गया, ही को आप हिम में चेंज करते हैं, ठीक है। ये भाई साहब ऑब्जेक्ट बनेगा जो सब्जेक्ट है, तो बाई हिम हो जाएगा, ही को हिम में, है ना।
तो ए रुपी वाज गिवन बाई हिम, उसके द्वारा मुझे 1 रुपये दिया गया, या उसने मुझे 1 रुपये दिया। इसको आप पैसे में जब बदले तो ये बन गया ए रुपी वाज गिवन बाई मी, उसके द्वारा मुझे 1 रुपये दिया गया। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ऐसे ही आपका तीसरा देखो है, बैंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन, से इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको देखो क्या करोगे आप, लिखोगे मतलब बताया जा रहा है कि बैंगलोर से क्लीन कोई भी जो टाउन है, कस्बा है या बोले शहर है, कोई दूसरा भारत में शहर नहीं है। तो सबसे क्लीन इसको दिखाएगा, मतलब इसको सबसे ज्यादा बताया गया है। तो इसको लिए आपको करना क्या, यहां से इसका आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे नो अदर, ठीक है, नो अदर टाउन्स, नो अदर टाउन्स ऑफ इंडियन या सॉरी इंडिया, नो अदर टाउन्स ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर, VANGALORE। मतलब यहाँ पर है कि नो अदर टाउन्स ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर, मतलब बेंगलोर से क्लीन कोई दूसरा टाउन, या बोले तो टाउन बोल सकते हैं, शहर या कस्बा होता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्लीन पूरे इंडिया में कोई शहर नहीं है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया था। तो ये होता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आपको बदलना होता है इस टाइप से, है ना, समझ गए ना। जो ब्रैकेट में सामने लिखा रहेगा वैसे ही आपको उसको चेंज कर देना होता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को बोलते हैं वाक्य विन्यास, क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक्य विन्यास। जैसे दिया गया दिस इज द बेस्ट ऑफ टू, यहां पर वाक्य को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है ना। दिस इज दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यह सब दोनों में यह सबसे बेस्ट है, यानी कि यहां पर भाई कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, सेंटेंस। तो इसमें आप बनाएंगे क्या, देखिए इसका आंसर लिखना, जब दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, है ना, समझने का प्रयास करना। तो इसका बनेगा बेस्ट को आप बेटर कर दीजिए, और ज़्यादा बेस्ट कर दीजिए, है ना, और भी अच्छा दिखा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस THIS, दिस इज बेटर ऑफ द टू, ठीक है, ये बन गया दिस इज बेटर ऑफ द टू। मतलब यहां पर बेस्ट को आप क्या कर दिए भाई, बेटर कर दिए। इसमें वाक्य ही कह रहा था कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यानी कि दोनों में किसी एक को भाई बता रहा कि दोनों क्या यहां पर बेस्ट हैं वैसे, लेकिन आप और भी ज्यादा अच्छा कर दिए तो बेस्ट का भाई बेटर कर दिए। ये होता है वाक्यों का विन्यास, यानी उनका उल्लेख करना, ठीक है। तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, कह रहा है मोहन इज ए माइजर मैन। माइजर मतलब होता है क्या, कंजूस, है ना, मोहन क्या है, कंजूस है। तो यहां पर हो जाएगा मोहन इज माइजर। डायरेक्ट आपको ज्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है, आप डायरेक्ट लिखो मोहन इज माइजर मैन, मोहन एक कंजूस आदमी है, तो यहां पर लिख दो मोहन इज माइजर, मोहन क्या है, कंजूस है, मोहन इज माइजर, ठीक है, बस डायरेक्ट इतना कर दो, है ना। तो ये बन गया इसका क्या, आपका सेंटेंस, जो कि पूरा का पूरा आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद यहां से कुछ और टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जो कि होते हैं भाई एंटोनियम्स, साइनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक, और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखो यहां पर आपके सामने आने वाला है एंटोनियम्स, जो कि आपको यहां पर बताए जाएंगे। तो चलिए इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ लेना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर के साथ यहां पर रहेगा पूरा पूरा, ठीक है। देखो एंटोनियम्स को बोलते हैं भाई विलोम शब्द, है ना, जस्ट उल्टा जो होता है। जैसे आपके सामने एबव हो गया, एबव का मतलब होता है ऊपर, और इसका जस्ट उल्टा आपको चाहिए विलोम, है ना, तो ये हो जाएगा वेलो यानी नीचे। तो अब एक बार मैंने बता दिया, अब आप समझ जाएंगे। तो सेकंड भाई अटैक, अटैक का मतलब आक्रमण, तो इसका हो जाएगा डिफेंड। एबिलिटी योग्यता, तो इसका हो जाएगा इनएबिलिटी यानी अयोग्यता। एडवांस होता है आगे बढ़ना। देखो ये जितने बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर चूज करके मैं लाया हूं, है ना। तो एडवांस हो गया आगे बढ़ना, रिट्रीट इसका हो जाएगा। एडवर्सिटी का विपत्ति, तो इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपत्ति बोल सकते हैं, है ना, या अवसर बोल सकते हैं। अराइवल का मतलब होता है आगमन, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। अरेस्ट होता है गिरफ्तार, तो इसका हो जाएगा रिलीज। एसेंट का मतलब चढ़ाई, तो इसका हो जाएगा डिसेंट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही, तो इसका हो जाएगा इनएक्यूरेट। इसके बाद एम्पल, तो एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा मीगर्स, ठीक है, अपर्याप्त। तो इस टाइप से ये हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां से आता, देखो
तो वेट करिए थोड़ा सा। अगला यहाँ से आपका देखो स्टार्ट होता है 11 नंबर। 11 नंबर का एंटोनियम्स भाई एंगल, एंजल, एंजल का मतलब होता है देवदूत, तो इसका हो जाएगा डेबिल, है ना। वलंट मतलब होता है धारहीन, तो इसका हो जाता है शार्प। फिर है आपका बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, तो इसका हो जाता है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, है ना। उपजाऊ हुई होगा ना बंजर का, जैसे कोई जमीन में आपका अनाज उत्पन्न नहीं होता तो उसको हम बंजर बोलते हैं, और भाई जहां पर ज्यादा फसल पैदा होती है उसको उपजाऊ बोलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, तो इसका हो जाता है सिंपल यानी कि यहाँ पर आपका साधारण सा। जटिल या पेचीदा भी बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड को, है ना। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा डेनी यानी अस्वीकार। सिविलाइज्ड शब्द, तो इसका हो जाएगा विल्ड यानी जंगली। डीप का होता है गहरा, तो इसका हो जाएगा सैलो, है ना। इसके बाद है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो इसका हो जाएगा कैश यानी नगद। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, होता ना अभी जस्ट बताया कि वह निश्चित रूप से ईमानदार है, हमने ये सब वाक्य देखा था, तो यहाँ पर वही है। सर्टेन का होता है निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनसर्टेन यानी अनिश्चित। केयर का होता है देखभाल, तो इसका हो जाता है नेग्लेक्ट यानी अनदेखा करना। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, तो इसका हो जाएगा कंट्रास्ट, है ना। और जितने आपको 20 से 25 में बता रहा हूँ, अगर आप तैयार कर लोगे तो 2 नंबर आपका फिक्स है। करेजियस होता है साहसी, तो इसका हो जाएगा टाइम्ड। डिमांड होता है मांग, तो सप्लाई होता है पूर्ति के लिए। डायनामिक होता है गतिशील, और स्टैटिक होता है भाई यहाँ पर स्थिर के लिए, है ना, कि कोई भी चीज स्थिर है। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्ट्राइक यानी कि निकास। इसके बाद यहाँ से आपका अगला जो टॉपिक आता है भाई वो आने वाला है यहाँ पर साइनोनिम्स। तो चलिए साइनोनिम्स को भी समझते हैं यहाँ पर, और इसी टाइप से यहाँ पर आंसर के साथ ये भी आपको मिलने वाले हैं। देखो साइनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है भाई समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी। जैसे अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका हो जाएगा अचीव या गेन, ठीक है। एबंडन का मतलब होता है यहाँ पर छोड़ देना, तो इसका मतलब होता है, देखो 2 बता रहा हूँ, कोई एक भी आपका याद रहेगा ना तो भी आपके लिए काफी हो जाता है। जैसे एबंडन मतलब छोड़ देना, तो इसका हो जाएगा लीव, लीव मतलब भी छोड़ देना होता है या त्याग देना। फॉरसेक मतलब भी छोड़ देना या भूल जाना, है ना, तो ये हो जाएगा। अटैक का होता है आक्रमण, तो इसका हो जाएगा एग्रेशन। एबिलिटी योग्यता, इसका हो जाएगा टैलेंट। दोनों एक दूसरे के समान है, ठीक है, दोनों का अर्थ समान ही आता है लगभग। एंगर का होता है क्रोध, तो इसका हो जाएगा रेज या वर्थ, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट वो भी बोल सकते हैं। ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका वायलेंट हो जाएगा। बेन मतलब होता है सांप, तो इसका हो जाएगा कस या मिस्चीफ, है ना, ये भी होता है सांप के लिए ही ये वर्ड यूज होते हैं। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, तो इसका हो जाएगा प्रॉफिट या एडवांटेज। ब्यूटीफुल का मतलब होता है भाई यहाँ पर सुंदर, तो इसका हो जाएगा प्रिटी या लवली, है ना। विजी का मतलब होता है बेस्ट, तो इसका हो जाएगा ऑक्यूपाइड, है ना। इसके बाद है बून, बून मतलब वरदान, तो इसका हो जाएगा फेवर या कंफर्ट, ठीक है। इस तरीके से ये क्या भाई, इसके क्या है साइनोनिम्स वर्ड हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला जो आपका यहाँ से आता है, और भी साइनोनिम्स आपको अभी बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो आपके सामने यहाँ पर है 13 नंबर। इसका मतलब होता है कन्विक्ट मतलब अपराधी, तो इसको बोलेंगे क्रिमिनल, ठीक है। आप बोलते हैं ना क्रिमिनल, तो क्रिमिनल भी अपराधी के लिए होता है जो जेल में रहते हैं ना, जो कोई अपराध करता है उनको क्रिमिनल बोलते हैं। ऐसे ही क्लेवर हो गया, तो यहाँ पर होता है इसका चतुर, तो इसका हो जाएगा टैलेंटेड यानी कि होशियार या चतुर, दोनों सेम है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब भी संघर्ष ही होता है। कैप्चर होता है पकड़ना, तो अरेस्ट या सीज करना, है ना, वो भी हो जाएगा। करप्ट होता है भ्रष्ट के लिए, तो डेमोरलाइज हो जाएगा। डिफीट मतलब हराना, तो इसका हो जाएगा ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त करना या हराना एक ही चीज ना हो गया, है ना, समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। डिस्कार्ड होता है छोड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रिजेक्ट। डीड मतलब कार, तो इसका हो जाएगा अचीवमेंट। डेवलप होता है विकास के लिए, तो यहाँ पर प्रोड्यूस या ग्रो हो जाएगा। ग्रो मतलब भी आपका विकास होता है ना, आगे बढ़ना या ग्रो करना एक ही चीज है। डिस्कवर मतलब खोजना, तो इसका हो जाएगा डिस्क्लोज। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो इसका हो जाएगा डिवाइड, है ना। एफर्ट मतलब प्रयत्न करना, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट या ट्रायल, है ना, प्रयास करना। एनिमी मतलब दुश्मन, यानी इसका हो जाएगा अपोनेंट। तो 25 मैंने आपको करा दी, देखो एंटोनिम्स के वर्ड 25 मैंने आपको करा दिया, साइनोनिम्स के वर्ड टोटल कितने हो गए 50। और अगर ये 50 कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपका यहां से फिक्स होगा, क्योंकि 2-2 नंबर के ये टॉपिक आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भैया किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए इसको भी देखते हैं पूरा आंसर के साथ। देखो मैं लेके आया हूं, और अगर ये सारी की सारी चीजें आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं कि भैया जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट नोट्स हमें मिल जाए, तो इसके लिए आपको मैं ऑल सब्जेक्ट का पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं। देखो कैसे मिलेगा ये, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरे कंप्लीट इसी तरीके से जो भी टॉपिक मैं कराता हूं आंसर के साथ पूरा मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं अगर लेना तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड में कराऊंगा। देखो 95
9511470534 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके बोल दीजिएगा भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट नोट्स, और ये किसके लिए है, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाया है तो और बेहतर तरीके से बनाओ, आपको फिर ये लेने की जरूरत नहीं है ना, फिर अपना ही नोट्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि वहां पर फिर बुक्स से आप नहीं पढ़ोगे। तो फिर आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों से पढ़ाई कर सकते हो, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सेट भी मिलेंगे सारे के सारे अनसॉल्व, तो उनको भी आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करते रहोगे। 7 सेट जो है हर एक सब्जेक्ट से मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 99 रुपये बिल्कुल इसकी सीमित फीस है, ऑल सब्जेक्ट इसमें मिल रहा है 99 रुपये में, तो अब इससे ही कम भाई साहब क्या ही हो सकता है ना। तो अगर चाहते तो ऑल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, और ये PDF वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी आपको। कह रहा है कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, इसको समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है। रिटन बाय हिमसेल्फ मतलब होता है इसका ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसको आत्मकथा ही ना बोलेंगे। इसके बाद ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो कि विश्वास करता है कि जो गॉड है वो नहीं है, भगवान नहीं है, उसको एथिस्ट यानी कि नास्तिक बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, श्रोताओं की सभा को ऑडियंस यानी कि श्रोता बोलेंगे। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय क्या है, समवन एल्स, यानी किसी के द्वारा लिखा गया है। दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई लिखता है तो उसको बायोग्राफी यानी जीवनी बोलते हैं, है ना, कोई दूसरा लिखता है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम्स इसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के द्वारा शासन जो होता है उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। फिट टू बी चूजन, चुनने के योग्य उसको बोलेंगे एलिजिबल। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के बारे में हमेशा सोचता है उसको एगोइस्ट यानी कि क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलेंगे, यानी कि जो खुद के बारे में ही सोचता रहे ऐसा व्यक्ति, है ना, स्वार्थी होता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर है वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए जो काम करे उसको बोलते हैं मर्सनरी, ठीक है। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन यानी कि अनाथ बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसको बोलते हैं ऑपोक्यू। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू द होली प्लेस, यानी कि अगर आप किसी पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए जाते हो तो उसको पेलिग्रिम्स बोलते हैं, किसी व्यक्ति को तीर्थयात्री, है ना। ऐसे ही ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट यानी निरक्षर या अनपढ़ बोल सकते हैं। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी होता है इसका। वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो मांस नहीं खाता उसको वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, तो इनको जरूर करके जाना, ठीक है ना। अगला है देखो यहां पर दिया गया 17 नंबर, कह रहा वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करता है देश से, तो उसको बोलते हैं पैट्रियट यानी देशभक्त, ठीक है। दैट इज ए डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि जिस पर विश्वास करना क्या हो, कठिन हो, तो उसको अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। मैं देखो हिंदी के साथ समझाता हूँ क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो डाउट रहना नहीं चाहिए वैसे, है ना। अब इसके बाद देखो रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी कि क्या बोलते हैं, डिक्टेटर आप जानते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से किसी को कुछ भी करना चाहे वो शासक तो कर सकता है, ठीक है। तो तानाशाह कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर ये आपका इसका अर्थ है। ऐसा ही अगला देखो वन हु नो मेनी लैंग्वेज, यानी कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं, कई भाषाएं जानता है उसको लिंग्विस्ट बोलेंगे, यानी कि अनेक भाषाओं का जिसको ज्ञान हो, ठीक है। तो 20 यहाँ से देखो मैंने क्या करा दिए आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो टोटल मैंने आपको क्या क्या चीज़ें कराई भाई, यहाँ पर मैंने आपको देखो 25 एंटोनियम्स कराए, 25 आपको साइनोनिम्स कराए, 20 आपको मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कितना हुआ, 20 × 60 और 10 70 वर्ड हो गए ना। 70 क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, कोई भी पेपर सेट आ जाए आपका फिक्स रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपको ऐसे ही लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा हर एक टॉपिक पर। चैनल पर ना है तो आप सब्सक्राइब करके रखना, बस इतना आपको करना है। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर वीडियो आपसे मिस होंगी। अगला एक टॉपिक भाई साहब है आइडियम्स और फ्रेजेस, जिसको बोलते हैं मुहावरे और वाक्यांश। तो इसका मतलब क्या भाई, देखो कैसे करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको इसको करके अभी थोड़ा सा वाक्य को समझाता हूँ कि आखिरकार अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपके जैसे आ गया तो आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस दिया गया है,
ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि इसका मतलब होता है फूलों की सेज। तो भाई मुहावरे में जैसे होता है ना कि अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो, हिंदी में आपने यही पढ़ा है। तो चलो फिर इसको क्या करना है, अपने वाक्यों में लिखते हैं और पहले इसका अर्थ समझाते हैं। तो देखो इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्वाइट कंफर्टेबल, यानी बहुत ही आरामदायक चीज बताई गई यहाँ पर, ए बेड ऑफ रोजेस, है ना, इसका मतलब यही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्वाइट कंफर्टेबल, इसका अर्थ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल ये होता है। इसका अर्थ जो होगा वो होगा फूलों की सेज, है ना, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की क्या सेज, इसका हो गया अर्थ। नेक्स्ट देखो इसका अर्थ जो आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसका एक सेंटेंस भी बनाना है जिसमें कि ये पूरा का पूरा अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे आप यहाँ से आंसर, इसका आंसर में आपको लिखना है कोई भी आप चीज़ को यहाँ पर कोई भी काम को समझा दो कि यह काम बड़ा मुश्किल है, फूलों की सेज नहीं है। जैसे पढ़ाई को ले लो, नौकरी की तैयारी करना, नौकरी पाना, या किसी अधिकारी को ले लो कि भाई ये पद जो है बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ है, इसमें इतना आसानी नहीं। ऐसा अपने अनुसार आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला अधिकारी को बोल दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। समझ रहे हो आप लोग, यहां पर बताया रहा है कि द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जिला अधिकारी की जो पोस्ट है वह फूलों की सेज नहीं, भाई पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। कुछ भी हो रहा है डायरेक्ट क्या है उसके जिम्मेदार जिला अधिकारी, क्योंकि भाई उनके पास चाहे जितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो जिले के अंदर, उससे मतलब डीएम से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। मतलब हर एक चीज़ जो लागू होगी वो उनके आदेश के अनुसार ही लागू होती। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाई ये पोस्ट जो है ना बहुत ही आसान नहीं होती है। जितना भाई इस नौकरी को पाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उस नौकरी को जो है लगातार जो है निभाना। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से पूर्ण है, ठीक है ना, भरी हुई है। ऐसे ही एक देखो यहाँ पर है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है भाई स्वतंत्र, तो इसको आप बोल सकते हो स्वतंत्र या फ्री, है ना, फ्री, सॉरी FREE, फ्री, यानी स्वतंत्र भी आप लिख सकते हो। ये हो गया। अब इसको आप अगर अपने सेंटेंस में बनाना चाहते हो, वाक्य बनाना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा कोई वाक्य बना दो आपको अगर जो आ रहा हो। जैसे यहाँ पर इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं द थीप इज एट लार्ज। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र होना। द थीप इज एट लार्ज आफ्टर RETURNING, रिटर्निंग, है ना, रिटर्निंग यहाँ पर समझ लेना। आप एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस POLICE पुलिस कस्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है कि जो चोर है, द थीप इज एट लार्ज। देखो ये एट लार्ज आपका सेंटेंस में ही आया ना ये वर्ड, है ना, कहीं ना कहीं ये वर्ड जो होते हैं इनको आपका सेंटेंस जब बना रहा है तो उन सेंटेंस में वाक्यों को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो द थीप इज एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, यानी पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद चोर पूर्ण रूप से भाई स्वतंत्र हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इनको बनाने होते, ये होते हैं मुहावरे या लोकांश, वाक्यांश, यानी आइडियम्स और फ्रेजेस। तो इस टाइप से होता है। एक और है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट डे। क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे, या बोले तो महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है ना, महत्वपूर्ण दिवस। तो देखो कोई एक ऐसा दिन बता दो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, ऐसे और भी कई सारे दिन आते हैं जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं ए रेड लेटर डे। तो चलिए इसका भाई सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा मेरे साथ, मैं आपको बना के यहाँ पर पूरा दिखाता हूँ। तो इसका यहाँ से भाई लिखते हैं आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे 15 अगस्त को ले लो या 26 जनवरी को ही ले लो, तो लिखेंगे द रिपब्लिक डे, REPUBLIC, द रिपब्लिक डे इज
अब यहाँ से इसको पूरा सम्मिलित कर दो इसी सेंटेंस में, मैंने बताया ना सम्मिलित करना है, तो जैसे यहाँ पर सम्मिलित कर दो, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, इसके बाद लिख दो इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी है, ये क्या है, महत्वपूर्ण दिवस है, समझ गए, हिस्ट्री HISTORY है ना। तो अब यहाँ से देखो इसका वो अर्थ स्पष्ट हो गया ना, कह रहा था कि ए रेड लेटर डे का अर्थ स्पष्ट करो आप लोग, तो भाई हमने बताया कि इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस, तो हमने लिखा द रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इज इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी है, वो एक महत्वपूर्ण दिन है या महत्वपूर्ण दिवस है। अब एक लास्ट आपको दे रहा हूँ, इसको बनाकर आप दिखाना, बाई एंड बाई, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। इसका अगर आप जैसे लिखोगे क्या मतलब अर्थ आप लिखना चाहोगे तो इसका हो जाएगा बिफोर लॉन्ग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बिफोर लॉन्ग, ये हो जाएगा। आपको एक सेंटेंस प्यारा सा इसमें बनाना है, आपका काम है, ठीक है। और हो सके तो कमेंट कर देना इसका सेंटेंस क्या बनेगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको इसका जो है अर्थ लिख करके बताया, सेंटेंस भी बनाना सिखाया, 3 आपको बता दिए। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपका होमवर्क है, इसको आपका इसका आंसर कॉमेंट में छापना है। आखिरकार क्या होगा तो मुझे भी पता लगे ना कि भाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए कमेंट करना। इसके बाद एक टॉपिक भाई आता है जो कि है भाई ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन आपको पता है पूरा 5 नंबर का आता है। अभी तक जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे ये सारे के सारे 2-2 नंबर वाले थे, और जो ये टॉपिक आता है ये 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर के लिए देखो करना क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना सीखो, कहीं ना कहीं आपको बनने लगेगा। इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, छोटा सा सेंटेंस आता है, उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे इसमें कोई कितना भी आपको बता दे कि इसको ऐसे कर लो, क्योंकि भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया है तो ये तो फिक्स नहीं है ना कि यही आएगा, इतना भाई बिल्कुल फिक्स नहीं। कहीं से भी छोटा सा सेंटेंस हिंदी में लिख करके पेपर में छाप देंगे, तो ये फिक्स नहीं रहेगा, कोई आपको बता दे। बस तरीके पता होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप उसको कर लोगे, है ना। तो इसके लिए मैंने बताया कि जो ग्रामर का पूरा पोर्शन है सेक्शन सी वाला, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी लगातार प्रैक्टिस, तभी ये नंबर आपको मिल पाएंगे। बाकी मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, आप जो है लगातार अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हो, बाकी नोट्स अगर बना रहे हो तो फिर मत लेना, ठीक है ना। अपने से बनाओ, जो मैं पढ़ाता हूँ लगातार उनको बनाओ, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे हो तो फिर PDF नोट्स मिलेंगे। तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, 99 रुपये आपको पे करने पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, बहुत ही कम फीस है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतने में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।